हेलो, वेलकम टू माय चैनल बिल्ड विथ राणा जी। मैं अनिल राणा आप लोगों का फिर से मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक नए टॉपिक जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम कंप्यूटर्स की हिस्ट्री, जनरेशंस, टेक्नोलॉजी और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन सब को अपने इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और जो भी लोग इस वीडियो के साथ बने रहेंगे वह मैं उनको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अगर वह पूरी ईमानदारी से यह वीडियो देखेंगे तो उनका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, कौन कौन से जनरेशन्स में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, क्या नए आविष्कार हुए, क्यों हुए, क्या कारण थे और क्या क्या मॉडर्न कंप्यूटर्स में हम लोग अभी जनरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी बारीक से बारीक भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने से पहले हमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैंने वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स का वीडियो पहले ही अपने चैनल पे दे दिया है, उसका आपका जो लिंक है वो आई बटन पे मिल जाएगा। ऊपर में आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से मैं ये ढूंढ कर प्रेजेंटेशन बनाता हूँ और जितना आसान हो सके उस आसान भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आपके लिए जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके मेरे हौसलों को बढ़ाएं और इसी तरह से आप सपोर्ट करें कि मैं और भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लेता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स को। तो हमारे पास जो आज के इस टॉपिक्स को हम कवर करेंगे, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की क्या फीचर्स थे, उसी तरह से सेकेंड जनरेशन के बारे में जानेंगे, उसके फीचर्स को जानेंगे, थर्ड जनरेशन और उसके फीचर्स, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में क्या फीचर्स आई, क्या टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई, उनके क्या क्या फीचर्स थे, और लास्ट में हम लोग फिफ्थ जनरेशन जो अभी तक हमारा चल रहा है उसकी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम लोग देखेंगे। और लास्ट में हम लोग रेफरेंस बताएंगे कि कहाँ कहाँ से हम लोगों ने रेफरेंस इस कंटेंट के उठाए हैं। ठीक है, उसके बाद आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके 1956 यहाँ तक के समय में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, तो इन सब कंप्यूटर्स में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो आप देख रहे हो बीच वाले, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये जो बीच वाले में ये दिख रहा है आपको, तो ये जो है वो वैक्यूम ट्यूब्स हैं। और आपके जो बाएं साइड में है वो ये पंच कार्ड, ये क्या है कि पंचिंग मशीन है जिसमें ये क्या कर रहा है, पंच करके इनपुट दिया जाता है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था कि पंच करके आप इंफॉर्मेशन दोगे, और वैक्यूम ट्यूब्स में क्या होता था कि उन सब चीज़ों का प्रोसेस किया जाता था और आपको रिजल्ट जो है वो मिलता था। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि एक बड़ा सा कंप्यूटर आपको दिख रहा है जिसमें दो लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी हैवी कंप्यूटर्स थे जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हुआ करते थे। इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है वह टेक्नोलॉजी है आपकी वैक्यूम ट्यूब्स। तो जान लेते हैं कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या होते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो आपको मैं बता दूं कि वैक्यूम ट्यूब्स एक क्या करता था कि स्विच की तरह काम करता है, स्विच या एम्पलीफायर जो होता है उसकी तरह काम करता है, जिसमें क्या होता है कि एक ये जो दिख रहा है आपको ये ग्लास का बना हुआ है, और ये ग्लास का जो मतलब एक बना हुआ है कंटेनर जो बना हुआ है, ट्यूब जो बना हुआ है,
इस ट्यूब में होते थे इलेक्ट्रोड्स, और उसमें से जो होता था गैस जो भरा जाता वो गैस को हटा दिया जाता था, ताकि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो कंप्यूटर, ये जो डिवाइस है ट्यूब्स, वो एक स्विच की तरह काम करने लगे, एम्पलीफायर की तरह काम करने लगे। ठीक है, तो इसी को जो है, इसी टेक्नोलॉजी पे जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो हमारा काम करता था। ठीक है, तो देख सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है, लिखा हुआ भी है कि आपका यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी, मैग्नेटिक सर्किटरी, जो सर्किट हमारा बना हुआ है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते थे हम, वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल करते थे। मैग्नेटिक ड्रम्स, जो मेमोरी हमारे पास स्टोर करना, कोई डाटा को जो हम लोग इनपुट देते थे उसको स्टोर करने के लिए जो इस्तेमाल करते थे वो मैग्नेटिक ड्रम्स का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और ये जो होते थे वो इतने बड़े डिवाइस होते हैं कि जैसे आप राइट साइड की जो पिक्चर है उसमें आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी बड़ा डिवाइस होता था, जो कि एक इंटायर रूम के लगभग जगह कवर कर ले रहा है। ठीक है, तो काफ़ी बड़ी मशीन्स होती थी, इन मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूज होता था। और इसमें क्या है कि इतना बड़ा मशीन का जो इंस्टॉलेशन है जो हम लोग लगाएंगे वो भी काफ़ी कॉस्टली है। तो जो दूसरा पॉइंट है हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का, वो क्या था कि वेरी एक्सपेंसिव, जो हमारा कंप्यूटर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता था। और ये क्या करता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी हो उसका कंजप्शन बहुत अधिक करता था, क्योंकि इतना आप जो देख रहे हो कितने सारे इसमें वायर्स कनेक्शन लगे हुए, इतने सारे ट्यूब्स लगे हुए हैं, तो सारे ट्यूब्स जो है मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलते थे, तो सारे जो ट्यूब्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये खपत कर जाता था। और ये जब जो ट्यूब्स हैं इनमें जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता था उसके कारण से इसमें हीट रिलीज होती थी, और ये जो मशीन है वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता था, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती थी। ठीक है, तो ये इसके मतलब एक आप कह लो कि डिमेरिट भी है, और यही है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता था, कि इतना हीट प्रोड्यूस कर देता था कि एक नॉर्मल आदमी को काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता था। तो इस हीट को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता था कि एसी का इस्तेमाल करना पड़ता था। एसी लगाए जाते थे, एयर कंडीशनर लगाए जाते थे, कूलेंट लगाए जाते थे, जिससे कि ये मशीन ठंडा रह सके। ठीक है, तो उसमें भी ज़्यादा कॉस्ट लगता था, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था हमारे साथ। उसके बाद क्या है कि इसमें जो इनपुट दिया जाता था वो पंच कार्ड की तरह दिया जाता था। तो देखो ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ये पंच कार्ड है, इसके थ्रू ही इनपुट इसमें दिया जाता था। और जो आउटपुट हमें मिलता था, आउटपुट जो है वो प्रिंट आउट की मदद से हम लोग जो भी इनपुट हमारा मिला उसमें जो प्रोसेस होगा वो स्विच की तरह काम कर रहा है, और उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो प्रिंट आउट के माध्यम से दे देगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो यूनिवैक और ENIAC, इनैक, ये जो कंप्यूटर हैं वो दो फेमस कंप्यूटर हैं हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें इन दोनों कंप्यूटर्स का बड़ा नाम है। ठीक है, तो यही दो कंप्यूटर्स हैं, और आप जो देख रहे हैं वो राइट साइड में वो भी एक यूनिवैक कंप्यूटर है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसके फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में। तो क्या क्या फीचर्स हैं, तो इसमें आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो जो वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी है, हमने वैक्यूम ट्यूब्स टेक्नोलॉजी के बारे में देख लिया कि किस तरह से वो ट्यूब्स होते थे जिसमें कि इलेक्ट्रोड्स का जो फ्लो होता था वो जब भी हम लोग चार्ज उसमें सप्लाई करते थे तो फ्लो होता था, उसमें कोई गैस नहीं होती थी, इसलिए उसको वैक्यूम कहा जाता है। वैक्यूम मतलब क्या होता है, खाली। तो उसमें अगर गैस भरा रहेगा तो कुछ तो उसमें फिल है, और उसमें से जब गैस निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा उसमें, तो उसको वैक्यूम ट्यूब्स कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है कि ये अनरिलायबल है, इस पे हम लोग ज़्यादा ना रिलायबल नहीं हो सकते थे, निर्भर नहीं हो सकते थे। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा हीटेड है, इतना ज़्यादा इसमें मतलब जो प्रोसेस करना है वो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि काफ़ी ह्यूज मशीन था, इसमें ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता था। ठीक है, तो इसके कारण से इस पे हम लोग रिलाई नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास है कि ये जो मशीन्स थी फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर्स थे वो केवल मशीन लेवल लैंग्वेज को ही समझते थे, मशीन लैंग्वेज को समझते थे। मीन्स जो बाइनरी लैंग्वेज होती हैं 0101 इन्हीं को वो समझता था।
ठीक है। और अदरवाइज जो हम लोग का अभी अभी जो इस्तेमाल होता है हाई लेवल लैंग्वेज, उन सब लैंग्वेज को यह नहीं समझ पाता था। क्या था, इसका जो कॉस्टिंग है वो भी काफ़ी हाई है, तो वेरी कॉस्टली है ये। उसके बाद जनरेट लॉट ऑफ हीट, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता था। जैसे आपको मैंने बताया कि वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो हीट हो जाते थे, तो ये पूरा सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड हो जाता था। और इसका जो इनपुट है और आउटपुट है वो दोनों ही स्लो था। उसके बाद इसका जो साइज़ है, इस कंप्यूटर्स के साइज़ भी बहुत बड़े होते थे। उसके बाद जो हीट प्रोड्यूस होती थी, उस हीट को मेंटेन करने के लिए, कम करने के लिए हमें एसी लगाना पड़ता था। उसके बाद क्या, ये नॉन पोर्टेबल है, इतना हैवी मशीन हो जाता था कि एक बार कहीं इंस्टॉल कर दो, एक बार कहीं हमने लगा दिया, बस वहीं लग जाता था। इसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर मूव नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये सब जो थी वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में जो टर्मिनोलॉजी है, टेक्नोलॉजी है, वो हमने देख लिया। वैक्यूम ट्यूब्स लगते थे, क्या इसके फीचर्स थे, उनको भी हमने देख लिया। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सेकेंड जनरेशन। अब क्या था कि जो फर्स्ट जनरेशन था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होते थे, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, तो उनकी जगह पे अल्टरनेट हम लोग इस्तेमाल किए। और उसका अल्टरनेट, वैक्यूम ट्यूब्स का जो अल्टरनेट था वो हम लोगों ने क्या, किससे रिप्लेस किया, वो ट्रांजिस्टर से रिप्लेस किया। तो जो ये बीच में आप देख रहे हो ये क्या है, ये ही ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम लोगों ने सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में किया। तो जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है वो 1956 से 1963 तक चला। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर हो गए। अब जानते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो एक ट्रांजिस्टर जो है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जो कि क्या करता है कि कंडक्ट और इंसुलेट इलेक्ट्रिक जो करंट और वोल्टेज होता है इनको मतलब कंडक्ट करता था। एक इलेक्ट्रिक जो करंट का फ्लो होगा उसको कंडक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो एक ट्रांजिस्टर है बेसिकली एक्ट एज ए स्विच, और ये भी क्या करता था, एक स्विच की तरह से काम करता था। ठीक है, कि हम लोग इसको एक अगर सिंपल भाषा में बोले तो एक मिनिएचर है, वो जो इस्तेमाल किया जाता है रेगुलेट करने के लिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का फ्लो होगा उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो हम लोग मिनिएचर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं वो ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो ये रिप्लेस किया गया वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर के द्वारा। और ये क्या था कि ट्रांजिस्टर जो है वो अब रिप्लेस किया, तो कुछ तो इसमें बेहतरी होगा तभी तो रिप्लेस किए। तो ये क्या था, स्मॉलर था। सबसे बड़ा बात ये क्या है कि स्मॉलर है, छोटा साइज में है, जो कि पहले वाले फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर जितना बड़ा हो जाता था उसके कंपैरेटिवली ये काफ़ी छोटे हैं। उसके बाद ये काफ़ी फास्ट भी था। पहले का जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस से ये काफ़ी फास्टर काम करने लगा। जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो भी काफ़ी फास्ट हो गया। उसके बाद जो वैक्यूम ट्यूब्स वाले कंप्यूटर थे, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, उनके कंपैरेटिवली जो सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था वो काफ़ी ज़्यादा चीपर था, बहुत सस्ता पड़ रहा था हमें। इसमें जो एनर्जी लग रही थी, जो एनर्जी था वो भी काफ़ी इफ़िशियंट था, कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा था, कम हमें जो है उसमें बिजली का खर्च लगाना पड़ रहा था। तो ये एनर्जी इफ़िशियंट भी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर हो गए। और जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं उनसे ज़्यादा रिलायबल हमें सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर लगे, और उसमें ज़्यादा रिलायबल वो था भी। ठीक है, बट इसमें भी जो इनपुट हमें मिल रहा है वो क्या है, पंच कार्ड के थ्रू मिल रहा है, और जो आउटपुट है वो प्रिंट आउट के थ्रू मिल रहा है। तो जैसा कि आप लेफ्ट साइड के पिक्चर में देख रहे हो, ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है जिसमें एक बंदा ऑपरेट कर रहा है और वो पंच कार्ड की मदद से इनपुट को देता है और फिर उसको प्रिंट आउट के माध्यम से आउटपुट मिल जाता है। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो क्या करते थे, क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज में ही प्रोग्राम को समझते थे। जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देनी होती थी वो बाइनरी मतलब लैंग्वेज जो है, क्रिप्टिक बाइनरी लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, उसको वो दे देता था और उसी में वो समझता था। और इसको असेंबली लैंग्वेज भी अलाउड कर दिया, मतलब असेंबली लैंग्वेज में भी हम अपने इंस्ट्रक्शन को सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर को दे पा रहे थे। ठीक है, और इसमें क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो लाइक कोबेल है, फोर्टेन है, वो भी इस्तेमाल की गई। ठीक है, जो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, केवल मशीन लैंग्वेज समझ में आ रहा था, मशीन
जो बाइनरी वाले नंबर हैं वो केवल वही समझ में आ रहे थे, बट इसमें क्या है, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो है उसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोबल एंड फोर्टेन का भी इस्तेमाल किया गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जो फीचर्स हैं ऑफ सेकेंड जनरेशन वो क्या है। तो ये फीचर्स है हमारे पास कि इसमें क्या है कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। क्या इस्तेमाल किया गया है? ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर हमने बता दिया कि एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि स्विच की तरह काम करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक का फ्लो होता है, और इसका जो साइज है वो वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी छोटा है, काफ़ी चीपर पड़ रहा है, फास्ट है, रिलायबल है। तो हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सेकेंड जनरेशन में करने लगे। उसके बाद क्या है कि स्मॉलर साइज है कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, लेस हीट प्रोड्यूस करता है क्योंकि ट्रांजिस्टर लगाया गया है, वैक्यूम ट्यूब्स में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहे थे, तो उसके कंपेरेटिवली ट्रांजिस्टर में हीट प्रोड्यूस कम होता था। लेकिन इसमें भी हीट होता है, ठीक है, इतना ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, बट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसके कंपेरेटिवली कम हो रहा है। और इसमें भी जो है एसी की ज़रूरत पड़ती थी हीट को कंट्रोल करने के लिए। और फर्स्ट जनरेशन के कंपेरेटिवली ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर सस्ता था, बट ओवरऑल अगर मार्केट में देखा जाए तो ये भी कॉस्टली पड़ रहा था, ठीक। और इसमें क्या है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज प्लस असेंबली लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को दे पा रहे थे। तो दो लैंग्वेज हमारे पास इंस्ट्रक्शन देने के लिए मिल गई। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड जनरेशन। तो थर्ड जनरेशन जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज था। इसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया। देखिए आप जो नीचे वाला इमेज देख रहे हैं ये क्या है, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं। और ये क्या है, आपका इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो चिप जो है ट्रांजिस्टर का ही पार्ट होता है। और ये जो देख रहे हो सर्किट देख रहे हो, इसमें क्या है, डायोड्स होते हैं, आपका चिप्स हो गया, इन सब को मिला के एक मतलब फैब्रिकेटेड एक तरह का रिजल्ट हमें दे, वो एक यूनिट में मतलब बना दिया जाता था, वो है सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट। थर्ड जनरेशन में क्या होता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अब इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो क्या होते हैं कि माइक्रोचिप हो गया, और आपके चिप्स हो गए, और डायोड्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गए, इन सब को एक सिंगल यूनिट में बना मतलब फैब्रिकेट एक जगह लगाया गया सिंगल यूनिट में। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि इसमें क्या है कि एक सिंगल यूनिट बोर्ड दिया हुआ है, इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, इसमें चिप लगा हुआ है, इसमें आपका माइक्रो चिप लगा हुआ है, डायोड्स लगे हुए हैं, कैपेसिटर लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है, इन सब का लगा के हमने एक सर्किट बनाया। और ये सर्किट का काम क्या है कि एक जो भी हम इंस्ट्रक्शन देंगे उस इंस्ट्रक्शन को वो कंप्लीट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट हो गए, ठीक है। और ये जो सर्किट है ये हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो ये होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो जिस पे हम लोग ये सारे जो डिवाइसेस हैं उनको हम लोग किस पे लगा रहे हैं, वो सेमीकंडक्टर मटेरियल पे लगा रहे हैं। जो मोस्टली क्या होता था, सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता था, जो हम लोग बोर्ड बना रहे हैं जिस पे ये सब चीज़ों को मतलब हम डिवाइस को लगा रहे हैं। डायोड्स हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, रजिस्टर हो गया, इन सब का इंटरकनेक्शन कर देते थे। और इंटरकनेक्शन करके एक हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल पे इन सब को बना देते थे कि जो कि रिजल्ट क्या करे कि एक जो कोई भी फंक्शन हम दे रहे हैं उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उसको प्रोसेस करके रिजल्ट हमें दे दे, ठीक। तो इसमें क्या है कि इंटीग्रेटेड सर्किट हम इस्तेमाल किए किसमें, थर्ड जनरेशन में। और इसका जो एरा था वो क्या था, 1964 से 1971 तक ये थर्ड जनरेशन का एरा माना जाता है। थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर इसमें इस्तेमाल किया जाता था। और इसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी वो इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल की गई थी। अब क्या है कि ट्रांजिस्टर वेयर miniaturized and placed on a silicon chips called semiconductors which increase the speed and efficiency of computer। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो क्या होते थे कि सिलिकॉन चिप्स पर
जो सेमीकंडक्टर चिप्स भी कहा जाता है, सेमीकंडक्टर्स जो होते थे उन पर क्या किया जाता है कि मिनिएचराइज्ड किया जाता था, प्लेस्ड किया जाता था, और इसको प्लेस करने से जो इसकी स्पीड थी, जो इफिशियंसी थी, वो काफ़ी बढ़ गई। ठीक है, ये भी पंच कार्ड एंड प्रिंट आउट्स यूजर इंटरेक्ट थ्रू कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर एंड इंटरफेस विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच अलाउड द डिवाइस टू रन मेनी डिफरेंट एप्लीकेशन एट वंस टाइम विथ अ सेंट्रल प्रोग्राम दैट मॉनिटर द मेमोरी। अब क्या है कि इसमें पंच कार्ड से हम लोग और प्रिंट आउट के माध्यम से इनपुट आउटपुट ले रहे हैं, कीबोर्ड भी हमारे पास आ गया, मॉनिटर लगा हुआ था, तो कीबोर्ड से हम लोग इनपुट दे रहे हैं, मॉनिटर से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसमें आ गया, जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता कि जो हम जो इनपुट देते थे वो इनपुट को प्रोसेस करता था, जो हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो मशीन को समझने की भाषा में कन्वर्ट कर देता था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता था। और इसमें क्या है कि एक सेंट्रल प्रोग्राम चलता था और वो मेमोरी के द्वारा जो भी उस डिवाइस है, इंटीग्रेटेड सर्किट में जो मेमोरी लगाया हुआ रहता था, उस मेमोरी में हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देते थे तो एक टाइम में 2-3 इंस्ट्रक्शन दे दिए, उन सब को वो मतलब डिफरेंट करके सभी काम को वो कर लेता था। ठीक है, तो इसमें जो मल्टी प्रोग्रामिंग थी वो इंट्रोड्यूस होगी इंटीग्रेटेड सर्किट में, एक से ज़्यादा काम एक समय में होने लगा। जैसा कि कंपेयर करेगा फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, उसमें क्या था कि एक टाइम पे एक काम किया करता था वो मशीन, काफ़ी वो क्या था कि रिलायबल नहीं था। इसमें क्या है कि हम लोग इस पर रिलाई कर सकते हैं और एक टाइम में एक से ज़्यादा काम भी इसमें हो पा रहा है। और इसको कंपेयर करेंगे अपने फर्स्ट जनरेशन से और सेकेंड जनरेशन से, तो जो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो क्या थे कि काफ़ी स्मॉलर भी हो गए और चीपर भी हो गए, जिसके कारण से इनका जो पहुंच है वो काफ़ी लोगों तक पहुंचा और इसने काफ़ी मास ऑडियंस को कवर किया जिसने थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को इस्तेमाल किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन क्या है। कि इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है कि आईसी यूज की गई है, इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल किया गया है, मोर रिलायबल है, फास्टर है, स्मॉलर साइज है। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले के जो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर देखो कितने बड़े बड़े थे, तो उनके कंपेरेटिवली जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर काफ़ी छोटे हो गए, स्मॉल साइज के हो गए। जो इनमें हीट प्रोड्यूस होती तो वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, इसमें मेंटेनेंस का जो कॉस्ट है, जो पहले वाले जो कंप्यूटर थे फर्स्ट जनरेशन के, सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, उसमें जो मेंटेनेंस थे वो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता था उनको, तो इसमें जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो भी बहुत कम हो गई और मेंटेनेंस भी बहुत कम करना पड़ा। बट थोड़ा कॉस्टली अभी भी था, जो मार्केट है उसके कंपेरेटिवली फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन तो सस्ता है, लेकिन अभी भी लोगों के लिए काफ़ी महंगा था और इसमें भी एसी की ज़रूरत पड़ती थी इसको कूल करने रखने के लिए। ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंपेरेटिवली इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो है वो काफ़ी कम करता था। हाई लेवल लैंग्वेज को ये सपोर्ट करने लगा, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो हाई लेवल लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता था। नेक्स्ट हम लोग आ गए फोर्थ जनरेशन, जो कि अभी तक चल रहा है, जो माइक्रो प्रोसेसर हैं वो अभी भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्यूटर देख रहे हो आप, पुराने वाले टीवी वाले डब्बे वाले कंप्यूटर्स बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, जो हमारे यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर में दिख रहा है, ये क्या है, डब्बे वाले जो कंप्यूटर है, ये है हमारे माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर। ये आप देख रहे हो, ये सब क्या है, ये माइक्रो प्रोसेसर। ये भी देखो माइक्रो प्रोसेसर। इस माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि अलग अलग ट्रांजिस्टर, एकदम सैकड़ों ट्रांजिस्टर जो है कि लगाए जाते थे। जो ट्रांजिस्टर का काम क्या है कि हमारा जो ये सिस्टम है उसको काफ़ी फास्ट कर देना है, उसको काफ़ी मैंने इफ़िशियंट कर देना है, जिससे कि काम हमारा बहुत अच्छे तरीके से चल सके। और इसमें जो इस्तेमाल किया जाता था, जो फोर्थ जनरेशन है उसमें इस्तेमाल किया जाता था VLSI टेक्नोलॉजी, जो होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या है कि इसमें क्या होता था कि बहुत सैकड़ों हजारों जो हैं वो ट्रांजिस्टर्स को मतलब माइक्रो चिप्स पर, मतलब उसको क्या करते थे, माइक्रो चिप्स पे बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक साथ सीरीज में इसको एक साथ लगा के हम लोग, जो इसका ट्रांजिस्टर का काम क्या था कि जो स्विच की तरह जो काम कर रहा था, उसमें बहुत सारे सैकड़ों और हजारों ट्रांजिस्टर को एक सर्किट में इंटीग्रेट कर दिया हमने। और इससे क्या हुआ कि इसका जो फीचर्स था वो बढ़ गया। अब पहले एक ट्रांजिस्टर हमने लगाया, उसका फीचर्स कम था, अब हमने
क्या किया कि एक सिलिकॉन चिप लिया और सिलिकॉन चिप ही, और जितना भी हम लोग ये सर्किट लगा रहे हैं सब क्या है, सेमीकंडक्टर मटेरियल पे लगा रहे हैं जो मोस्टली सिलिकॉन चिप्स हैं। और ये क्या है कि अब माइक्रो चिप्स आ गए, माइक्रो चिप्स पर हम लोगों ने लाखों ट्रांजेक्शन, मतलब हजारों जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको इंटीग्रेट किया, और उससे जो उसकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो गई। ठीक है, तो ये देख रहे हो कि माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट जनरेशन जो था वो एक पूरा रूम ले लेता था हमारे पास, लेकिन अब जो ये फोर्थ जनरेशन है वो हमारे हाथ के हथेली तक में आ गया। जितना बड़ा प्रोसेसर हम लोगों का फर्स्ट जनरेशन था वो एक बड़ा कमरा जैसा जितना एरिया कवर कर लेता था, लेकिन जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है वो आप छोटे से एक आप अपनी हाथ की हथेली पे रखने भर माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रख सकते हो, और उतने बड़े ही कंप्यूटर पूरा का पूरा काम कर दे रहा है। तो ये सारा का सारा जो है वो हमारा जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से इवॉल्व किया, जिस तरह से डिस्कवर हुआ, उसके कारण ये पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो ये जो साइंटिस्ट हैं उन साइंटिस्ट पे भी बहुत ज़्यादा, इंजीनियर्स जो हैं उन इंजीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा कि इस एक बड़े से रूम वाले कंप्यूटर को हम लोग अपने आपके अब हाथ के हथेली तक के छोटे साइज में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि इन 1981 IBM ने इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट कंप्यूटर जो कि होम यूजर्स के लिए था। पहले जो कंप्यूटर्स थे वो केवल कॉमर्शियल यूज के लिए है, कोई कंपनी इस्तेमाल कर रही है, साइंटिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसर्च के लिए इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन IBM ने 1981 में पहली बार जो है वो जो नॉर्मल पीपल है, यूजर्स जो हैं उनके लिए इस्तेमाल करने के लिए बनाया, इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और 1984 में एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया मैकिन्टोश, जो आप आज मैकबुक के नाम से जानते हो, उसको 1984 में एप्पल ने लॉन्च किया, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो भी माइक्रो प्रोसेसर की टर्मिनोलॉजी पे काम करता था। तो ये क्या था कि ये क्या है, एज द स्मॉल कंप्यूटर्स बिकम मोर पावरफुल दे कुड बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क्स विच इवेंचुअली लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट। अब जब इतने छोटे छोटे कंप्यूटर्स हमारे पास बन गए और इतने पावरफुल बन गए, जो पहले के कंप्यूटर्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे, हैवी थे, ह्यूज थे, उनके कंपेरेटिवली जो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर हुआ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ, काफ़ी ज़्यादा फास्ट हुआ, मतलब ये रिलायबल हो गए, इफ़िशिएंट हो गए। तो वैसे जब कंप्यूटर सब बन गए तो उन सब कंप्यूटर्स के अब एक दूसरे से कनेक्शन किए गए। अब उस एक दूसरे के कनेक्शन कैसे किए गए, नेटवर्क से लिंक किए गए, और वो जो नेटवर्क से लिंकेज हुआ उन नेटवर्क्स के लिंकेज ने ही आगे इंटरनेट को जन्म दिया। इंटरनेट का आविष्कार किया गया, इंटरनेट बनाया गया, जो आज हम जितना भी चीज़ तुरंत सर्च करके देख पा रहे हैं, हमारा वीडियो आप तक पहुंच पा रहा है, हम लोग सब इतनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया, जो इंटरनेट हुआ उसके कारण से पॉसिबल हो पाया। और इंटरनेट क्या है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है, एक नेटवर्क्स को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया तो ढेर सारे नेटवर्क्स हमारे पास बन गए, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम को इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहा है, और इसी तरह से पूरे इंटरनेट पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, और हम इन्फॉर्मेशन को वहाँ से देख पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, गेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जितने पावरफुल कंप्यूटर्स बने, इन्हीं पावरफुल कंप्यूटर्स के कारण इंटरनेट का जन्म हुआ, और भी नई नई टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस करवाती गई नेक्स्ट टाइम तक। उसके बाद फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो क्या है कि GUI जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है उनको भी मतलब डिस्कवरी किया। अब क्या था, पुराने कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल होता था, कि जो भी टेक्निकली मतलब एडवांस लोग हैं जिनको पूरा टेक्नोलॉजी का नॉलेज है केवल वही लोग इस्तेमाल कर पाते थे। लेकिन जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस इतना इजी बना दिया गया कि माउस को कैसे हैंडल करना है, जो हम लोग कीबोर्ड से इनपुट दे पा रहे हैं, तो वो जो है वो इन्फॉर्मेशन हम काफ़ी इजी बन गया। जैसे कि अभी माइक्रोसॉफ्ट ने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेस्ट GUI देने का। बाकी सब जो है जैसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, यूनिक्स हो गया, ये सब क्या है कि उबंटू हो गया। तो ऐसे जो
ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं है, आपको कमांड्स के थ्रू में काम करना है। पहले के कमांड्स जो है वो आप कमांड के थ्रू काम करोगे, लेकिन ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या है कि राइट क्लिक करो, लेफ्ट क्लिक करो, इधर आइकन पे क्लिक करो तो कुछ खुल जाएगा। तो ये सब जो है ग्राफिक्स के थ्रू जो नॉन टेक्निकल बंदे थे, जो उनको टेक्नोलॉजी का उतना नॉलेज नहीं भी है, तो वो भी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करना बहुत ईजी हो गया और करने लगे। और आज भी देखो कि जो अच्छे से पढ़ा लिखा भी नहीं है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन वो भी मोबाइल को इजीली ऑपरेट कर पा रहा है, चला पा रहा है। तो वो किस कारण से हो पा रहा है? क्योंकि जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है वो काफ़ी इजी कर दिया गया आज के स्मार्टफोन में। तो उसको देख के जो भी आदमी इस्तेमाल करने वाला है वो इस्तेमाल कर पा रहा है केवल ग्राफिक यूजर इंटरफेस के कारण। उसको टेक्नोलॉजी का कोई कमांड तो देना नहीं है, केवल ग्राफिक्स में ये आइकन्स बने, उस आइकन्स पे क्लिक करके वो फंक्शंस को परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये थे हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स, जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी लगी थी। तो इसमें क्या था कि VLSI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, काफ़ी चीप थे, पोर्टेबल थे, रिलायबल थे, और PC के रूप में इस्तेमाल किए गए, पर्सनल कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल किए गए, बहुत ज़्यादा स्मॉल इन साइज थे, हैवी डिमांड था इनका, बहुत सारे लोगों तक ये कवर हुआ, बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। और इसमें इतना इसको मॉडर्न कर दिया गया कि इसमें जो पहले के जितने भी जनरेशन के कंप्यूटर सब में AC की रिक्वायरमेंट होती थी, कूल को हीट करने के लिए, हीट को कंट्रोल करने के लिए। इसमें AC की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। और इसी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही इंटरनेट के कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया, और इंटरनेट भी हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के बाद से ही डिस्कवर हुआ। और उसका आज इतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट है कि आज बिना इंटरनेट के हम लोग 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर सकते, ना हम अपने वर्ल्ड को देख पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे कि अगर इंटरनेट 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाए तो क्या दुनिया का जो रफ्तार हो क्या होगा, एकदम पूरा ठप हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, पूरा एकदम रुक सा जाएगा, ऐसा इंटरनेट हो गया आज के ज़माने में, ठीक है। और ये जो कंप्यूटर्स थे, जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन थे, इन सब कंपैरेटिवली ये काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो गए, मास प्रोडक्शन हुआ, IBM आ गया, एप्पल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आ गए। तो इन सब लोगों ने ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जो कि लोगों के इस्तेमाल के लिए काफ़ी ईजी हो गया और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाया। तो ये है हमारे फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर। उसके बाद नेक्स्ट अब जो है कि फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो आ गया। फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर आज के ज़माने का कंप्यूटर है, और आने वाले ज़माने का जो कंप्यूटर है वो भी फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर हम लोग। और इसमें क्या है कि जो ULSI है उसमें, जैसे फोर्थ जनरेशन में VLSI था, वेरी लार्ज स्केल, इसमें क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो ट्रांजिस्टर है, इसमें लाखों ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया। और उन सब ट्रांजिस्टर्स का काम इतना फास्ट हो गया, अब इतना इफ़िशियंट हो गए, इतने रिलायबल हो गए कि अब देखिए आज के ज़माने में हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गए, इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं। अब आज के ज़माने का जो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि ये खुद से सीख सकता है। जैसे अब हमने कुछ कमांड्स दी, कमांड्स को वो ऑपरेट करेगा, उस ऑपरेट को मेमोरी में अपने स्टोर करके रखे रहेगा, आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा, आपके फेस को रिकॉग्नाइज करेगा, आपके मूव्स को, आपके लोकेशंस को, सारे इन्फॉर्मेशंस को आपको ये अपने पास स्टोर करके आपकी लाइफ को काफ़ी इजी कर पा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज स्मार्ट होम्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रही हैं। तो इन सब का जो श्रेय जा रहा है वो किसके ऊपर जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जा रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस में पॉसिबल है? केवल फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में ही पॉसिबल है, पुराने वाले कंप्यूटर्स में ये संभव नहीं है। और आज ये जो है ये क्या कर रहा है कि पैरेलल प्रोसेसिंग, सुपर कंप्यूटर, इन सब को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को एकदम रियलिटी में लाने का जो मतलब ला सकता है तो केवल फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर ला सकता है, ठीक है। इसमें क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि पहले जो हम लोग एकदम अब हाथ की हथेली तक ट्रांजिस्टर था, उस ट्रांजिस्टर को एकदम नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। नैनो पार्टिकल्स में हम लोग का सेमीकंडक्टर्स में जितना भी ट्रांजिस्टर है उसको मतलब नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से रेडिकली उसमें सर्किट बनाए जा रहे हैं कि और इसको इफ़िशिएंट बनाया जाए, और फास्ट बनाया जाए, और रिलायबल बनाया जाए।
ठीक है। हमारे पास जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है वो क्या करता है कि खुद से नेचुरल लैंग्वेज जो हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे अभी इनपुट दे रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली वेबसाइट आ गए हैं जिन पे आप केवल इनपुट में आप बोलो, अपनी लैंग्वेज में बोलो, तो वो सारा आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करके टाइप कर लेगा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बहुत सारे लैंग्वेज में। गूगल्स ने इतने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम ला दिया। एलेक्सा हो गए, कॉर्टना हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, सिरी हो गया, ये सारे लोग क्या हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतरीन उदाहरण है। और आने वाला समय में जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है, उसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना मतलब एडवांस हो जाएगा कि सेम सब आपको अभी जो पहले डिवाइस भी रखने पड़ रहे थे, ये कंप्यूटर वो आप अपने हाथ से, लेजर से, प्रोजेक्टर से वॉल पे आप देख रहे हो कि इमेज में आपको दिख रहा, उस तरह से भी सर्किट्स, इस तरह से भी जो कंप्यूटर्स हैं उस कंप्यूटर्स का आप इस्तेमाल कर पाओगे। और इतने एडवांस रोबोट्स आ जाएंगे, उस रोबोट्स, वो रोबोट जो हैं वो सारे आपके काम इतने इजी कर देंगे। तो ये सारा का सारा कंप्यूटर्स का ही कारण हो पाएगा, इस कंप्यूटर्स के पावर के कारण हो पाएगा। जो कोडिंग्स आज हो रही है, जो एडवांसमेंट हो रही है, वो इन सब के पीछे जो हेल्प कर रहा है हमारा जो ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, इतना ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, जो हमारे मेडिकल क्षेत्र हो गए, अकाउंटिंग हो गए, जितना भी वर्ल्ड में जितना भी काम हो रहा है उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इतना एडवांस अपना जो ये काम किया है, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है कि वो एकदम काबिल तारीफ है। और आने वाले समय में सबको कंप्यूटर्स के जो टेक्नोलॉजी है उसको जानना पड़ेगा, इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब का जो आने वाला युग है वो कंप्यूटर्स का युग हो जाएगा। ठीक है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोगों ने फीचर्स देखे, जनरेशन में टेक्नोलॉजी देखी, किस तरह से हमारे पास जो इवोल्यूशन हुई, वैक्यूम ट्यूब से लेके आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आ गए हैं। जो पहले एक बड़े रूम तक का कंप्यूटर है वो आज हमें हाथ की हथेली में आ गया, हमारे पास मोबाइल, इतना एडवांस कंप्यूटर्स हमारे पास आ गए हैं। तो इन सब कंप्यूटर्स का एक जर्नी हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बड़े रूम से हम लोग आज एक स्मार्ट वर्ल्ड वाले दुनिया और स्मार्ट कंप्यूटर, स्मार्ट मोबाइल्स के एज में आ गए हैं। ठीक है, तो ये सब जनरेशन थी। एक रिकैप है हमारे पास जिसमें देख रहे हैं कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या क्या इस्तेमाल की गई। तो फर्स्ट जनरेशन में था वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल हुआ, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स के इस्तेमाल हुए, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल हुआ जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलायबल रहे फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के तुलना में। और उसके बाद फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का एज हुआ, जो माइक्रो प्रोसेसर्स थे उनका इस्तेमाल किया गया, सेमीकंडक्टर जो चिप्स सिलिकॉन मटेरियल होती हैं उन पर इंटीग्रेट किया गया इनको, और इनका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी फास्ट था। यही जो फोर्थ जनरेशन का एज है, इसी में कंप्यूटर के क्षेत्र में एकदम रिवोल्यूशनरी, एकदम क्रांतिकारी परिवर्तन लाए, बहुत सारे आविष्कार हुए, इंटरनेट आया, नेटवर्किंग्स हुई, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम आए, नए लैंग्वेज बने, मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सारे तरह का जो मोस्टली डिस्कवरी हुआ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के समय में हुआ। उसके बाद आज जो है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारा चीज़ फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में हम लोगों ने देखा है। और आने वाले समय में और भी इससे ज़्यादा एडवांस और इससे भी ज़्यादा फीचर्स हम लोग कंप्यूटर्स में लाते जाएंगे, क्योंकि जो आने वाला समय है वो किसका है, कंप्यूटर्स का है। तो हम लोगों ने ये जो रेफरेंस लिया है वो विकिपीडिया है और गूगल के अलग अलग वेबसाइट से हमने सर्च करके लिया है। और अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन सब जनरेशन्स के टॉपिक्स में आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत आई है या कोई चीज़ मतलब से मिस हो गई है या फिर मैंने कुछ गलत प्रोनाउंसिएट कर दिया है तो काइंडली मुझे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। और जो भी चीज़ समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं आपको उतना हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और मेरे इस वीडियो को
जितना हो सके लोगों तक शेयर कीजिए। जो अभी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, बीएड में है, F12 है, आपका डीएलएड का कोर्स है, उसमें हेल्प करेगा। बिहार कंपटीशन जो हो रहा है क्लर्क का, उसमें भी ये टॉपिक्स काफ़ी हेल्प करेंगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में मोस्टली जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे जिसमें कंप्यूटर्स का टॉपिक होगा, उसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए आप यह वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और आप यहाँ तक आए हैं, हमारे इस वीडियो को पूरा आपने देखा है, तो मुझे अवश्य यह विश्वास है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है और यह वीडियो आपको पसंद आई है। तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू और थैंक्स फॉर वॉचिंग।